वेलकम टू द क्रैश कोर्स। आज क्रैश कोर्स के वीक 2 की लेक्चर नंबर 3 है। आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जितने भी हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़ लिए हैं उनको एक्सरसाइज पे अप्लाई करेंगे। तो मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज पे। ओके, तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है कि ड्यूरिंग अ समर डे, just a minute. Okay. During a hot summer day, a metal bridge might expand slightly. Okay. तो ये जो हमारे पास ब्रिज बना होता है ये मेटल से बना होता है और वो एक्सपैंड करता है। दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय। ओके, तो हमने ये देखना है कि हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है उसको स्टडी कर लिया था और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन भी स्टडी कर लिया था और उसमें हमने ये देखा था कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी डायमेंशन में इंक्रीमेंट आता है, मतलब उसका साइज़ इंक्रीज़ करता है। तो उसकी पॉसिबल रीज़न क्या हो सकती है? उसकी पॉसिबल रीज़न ये है कि लेट्स से कि अगर हमारे पास ये एक ब्रिज है, ओके, ये एक ब्रिज है, तो ये एक्सपैंड अगर कर रहा है तो इसकी रीज़न क्या होगी कि जब समर डे यानी कि जो टेम्परेचर जब हाई होता है 45 डिग्री सेल्सियस एंड अबव होता है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्या करेंगे, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इस वाइब्रेशन की वजह से इसकी लेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो हम पॉसिबल ऑप्शंस देख लेते हैं। द ब्रिज रेस्टिंग एंड वीकनिंग, नहीं, ये इसकी रीज़न नहीं है। द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, ये हो सकता है। द वेट ऑफ द कार्स ड्राइविंग ओवर द ब्रिज, नो। अ डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है कि जो ब्रिज के हमारे पास एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इंटेंसली, जिसकी वजह से उसकी लेंथ जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये हमारा पहला एमसीक्यूज था एक्सरसाइज का। ओके, आगे चलते हैं। नंबर 2 है फॉग फॉर्म्स ऑन द विंडो पेन्स। जी, आप ये देखते हैं कि जो फॉग फॉर्म्स ऑन द कोल्ड विंडो पेन इन द मॉर्निंग विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग। जी, तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ फॉग होती है एक्चुअली होता ये है कि जो हमारे पास वाटर वेपर्स होते हैं इन्वायरमेंट में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं, जब वो कोल्ड विंडो पेन के साथ अट्रैक्ट करते हैं तो उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। तो जब उनका टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं, तो वो गैस से लिक्विड में आ जाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखें कि गर्मियों में आप अक्सर एक जो ठंडी बॉटल होती है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बॉटल है उसके साइड्स पे बाहर वाली जगहों पे जो है वो कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो वो ड्रॉपलेट्स बेसिकली अंदर से स्प्रिंग होके नहीं आ रहे होते, वो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उसी से जो है वो कंडेंस होते हैं उसके ऊपर। तो इसका सही ऑप्शन जो है दैट इज सी, कंडेंसेशन। मतलब कि वो जो हमारे पास वेपर्स होते हैं वो जब कोल्ड विंडो पेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, लिक्विड। और इस चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। फाइन, ओके, आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ओके, नंबर 3 है हमारे पास विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। जी, गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेस। तो हमने ऐसे 2 प्रोसेस पढ़े हैं जिसमें डायरेक्ट जो है वो कन्वर्जन होती है, जिसमें हम लिक्विड स्टेट को बाईपास करते हैं। नंबर वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में ये होता है कि जो हमारे पास सॉलिड है, सब्लिमेशन में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ओके, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और एक और प्रोसेस जो है वो हमने पढ़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं डेपोजिशन। डेपोजिशन,
सो डेपोजिशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास गैस जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। ओके ओके, तो अब हमने स्टेट जो चेन ऑफ स्टेट बताना, गैस टू सॉलिड बताना है हमने कि गैस टू सॉलिड, तो गैस टू सॉलिड जो है वो डेपोजिशन में हो रही है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो ए है, डेपोजिशन। ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ओके वी नो दैट कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हमने देखना है कि इनमें से कौन सा जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो 100 केल्विन तो नहीं हो सकता, सबसे पहले आप इसको एलिमिनेट कर दें कि 100 केल्विन तो बहुत कम टेम्परेचर होता है। इसी तरह से 373 डिग्री सेल्सियस, अब ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। ओके, तो हमें तो पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो 212 डिग्री सेल्सियस तो ये भी नहीं हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 212। अब ये आया कैसे आपके पास, ये देखें, अगर आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन करनी होती है तो डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका फार्मूला होता है 1.8 वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है कि अगर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप पुट करें 1.8 और क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास प्लस 32, तो इसका ऑप्शन जो आंसर जो आएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल। ओके, आई होप सो कि ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं। ओके, सो जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन किसका यूनिट है, हम इसको लिख के देख लेते हैं कि जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जाउल डिवाइडेड बाय किलोग्राम इनटू केल्विन। अब मैं इसे फार्मूले में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जाउल किसका यूनिट होता है, हीट का। ओके, किलोग्राम मास का, और केल्विन जो है वो क्या होता है, डेल्टा टी। तो आपने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसको अमाउंट ऑफ हीट देते हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पे मैस आ गया है, मैस यानी कि स्पेसिफिक 1 किलोग्राम का। तो 1 किलोग्राम का जो मैस अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं और उसमें कोई ना कोई फेस चेंज आता है और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो सकता है कि ये देखें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है, हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर हीट एनर्जी। तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि आप जो हीट प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर में 1 डिग्री केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीमेंट लाने के लिए फॉर 1 किलोग्राम ऑफ मैस, उसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो इसका सही ऑप्शन ए है, दैट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, आगे मूव करते हैं। इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम, जी एवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम, ओके, इवेपोरेशन का प्रोसेस हमने पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास लिक्विड है लेट से, तो इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल इनफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर या हीट को ऑब्जॉर्व करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से ये सारे का सारा जो प्रोसेस है ये सरफेस के ऊपर से होता है। तो इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होती है। और इसके कंट्रास्ट में जो हम बॉइलिंग पढ़ते थे, बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड, तो वो लिक्विड के अंदर से भी होता है। और उसमें आपने ये भी देखा था कि बबल फॉर्मेशन होती है इसी वजह से। फाइन, तो
ओके, तो ये कंट्रास्ट है थोड़ा सा, तो आपने याद रखना है कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ये जो है ये सरफेस से होता है, और बॉइलिंग का जो प्रोसेस है वो कहाँ से होता है, वो थ्रू आउट द लिक्विड होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो हमने जब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को स्टडी किया था तो वहाँ पे हमने दो कोफिशिएंट्स पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था बीटा और एक हमने पढ़ा था अल्फ़ा। तो बीटा जो था वो हमारे पास क्या था, वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। इसी तरह से हमने अल्फ़ा पढ़ा था, अल्फ़ा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। ओके, अब उसने एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछा है कि रिलेशन क्या है दोनों का। तो मैंने आपको ये बताया था कि बीटा इज एक्चुअली 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अब अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकें कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। चैट बॉक्स में आप जो है वो अपना आंसर बता सकते हैं। मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है और मैं उसको विजुलाइज कर सकता हूँ। यस, आयशा ने करेक्ट ऑप्शन बताया है, दैट इज सी। सी जो है वो हमारे पास, यस, ये नसीरा नूर एंड मोहम्मद फुरकान एंड IMSG E9 इन्होंने सही आंसर बताया, दैट इज सी। सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये थोड़ा सा इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखें। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा। तो इस तरह से लिखा हुआ है। फाइन, ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हीट एडेड टू अ सब्सटेंस। अगर हम किसी सब्सटेंस में हीट ऐड करते हैं एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में मतलब मेल्ट क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। ओके, तो क्या होता क्या है, क्या इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, क्या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या फिर इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स या डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? यस, एनीबॉडी? यस, मेल्टिंग में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या प्रोसेस होता है कि मेल्टिंग हो रही होती है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने पढ़ा था। यस, ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया है, दैट इज डी बाय आयशा, कि डिक्रीज द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। नसीरा नूर डी, वेरी गुड। मोहम्मद फुरकान डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अब हम। ओके, सो 9 है हमारे पास। ओके, 336 जाउल पर ग्राम इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो हमारे पास लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है दैट इज 336 जाउल पर ग्राम। ओके, ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल की। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, हमने क्यू जो है वो फाइंड करना है, या डेल्टा क्यू आप कह लें, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जितनी हमें रिक्वायर्ड है टू मेल्ट 10 ग्राम। तो मैस हमारे पास जो है दैट इज 10 ग्राम। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका फार्मूला क्या होता है कि आपको ये पता है कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज एक्चुअली इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मैस। तो हमने क्या फाइंड करना है? डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इक्वल्स एल एफ इंटू एम। सो एल एफ कितना है हमारे पास? 336, और मैस कितना है हमारे पास? 10। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यस, ये करेक्ट ऑप्शन आ गया आयशा की तरफ से, बी एंड नसीरा नूर। यस, करेक्ट ऑप्शन है। यस, एनी इशू? मसीरा, ओके, सॉरी, मुझे विजुलाइज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। 3360 जाउल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा?
बी। ओके फाइन, आगे चलते हैं। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। जी, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जो एवेपोरेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं? नंबर 1 जी टेम्परेचर। अगर आपको याद हो कि टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाने से एवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ करती है। और उसके बाद नंबर 2 सरफेस एरिया बढ़ाने से एवेपोरेशन इंक्रीज़ करती है। नंबर 3 क्या था कि ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करने से, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ करने से एवेपोरेशन जो है वो क्या है, बढ़ती है। इस तरह 4 था नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है एवेपोरेशन। कुछ जल्दी एवेपोरेट होते हैं और कुछ जो है वो काफ़ी टाइम लगाते हैं। इसके अलावा 5 क्या था? 5 था विंड। अगर हवा चल रही है तो भी हमारी एवेपोरेशन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज़ इन विंड स्पीड, डिक्रीज़ इन विंड स्पीड। जी करेक्ट ऑप्शन आपने बता दिया है, दैट इज़ सी। यस, बाय आयशा एंड हुमैरा आतिक एंड बाय मसीरा नूर, इन्होंने करेक्ट ऑप्शन जो है वो बता दिया। ओके सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, द सम एंड डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड आर इन द रेशियो 2:1। जी इसको कौन सॉल्व करेगा? इसको हम सॉल्व करते हैं। यस हम इसको नोट। ओके तो उसने हमें कहा है इट इज़ बेटर टू आंसर विद क्वेश्चन नंबर। ओके ओके फ्रॉम यू। ओके जी द सम, सबसे पहले उसने क्या कहा है? सम। एंड देन क्या कहा है उसने? डिफरेंस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रियल एंड एपरेंट। तो रियल एंड एपरेंट के कोफिशिएंट को हमने एक दफ़ा सम भी करना है और एक बारी उसका डिफरेंस भी लेना है। तो ये हमारे पास रियल एक्सपेंशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, दोनों का सम हो गया एंड दोनों का डिफरेंस रियल माइनस एपरेंट इक्वल्स, और इसकी रेशियो क्या है? 2:1, यानी 2/1। तो दैट इज इक्वल्स टू 2/1। अब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा R प्लस ए, क्योंकि जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये जो हमारे पास गैमा R और गैमा ए ये सेम रहेंगे, लेकिन इस तरफ 2 है तो ये जब इधर जाएगा तो ये बनेगा ऐसे, सॉरी ये माइनस है बीच में। यस ओके तो ये पूरी टर्म जब वहाँ चलेगी तो 2 के साथ क्या होगी? मल्टीप्लाई। ओके 11D। ओके 11D। जी ऑप्शन तो करेक्ट है, लेकिन हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये होगा हमारे पास R प्लस ए इक्वल्स 2। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? रियल माइनस 2। ओके तो ये उधर चला जाएगा, यानी एपरेंट वाली साइड्स आप एक तरफ कर दें और रियल वाली साइड्स एक तरफ कर दें। तो रियल वाली साइड ये है और इधर जाके ये यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल्स, ये यहाँ पे जो है वो प्लस हो रहा है एपरेंट और इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओके ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -3 एपरेंट और प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का होता है तो ये आ जाएगा ऐसे। ओके तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इस आर ये जो सिग्मा ए इसको आप यहाँ ले जाएं, तो मैं इसको ज़रा साइड पे कर देता हूँ, यहाँ से रेस करके थोड़ा सा। ओके तो आर और सिग्मा ए जो है वो इसके नीचे आ जाएगा और वहाँ क्या बचेगा? 3 और नीचे क्या बच गया? 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 3:1। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी है। ऑलरेडी आप लोगों ने बता दिया, आयशा ने बता दिया एंड मसीरा नूर ने बता दिया कि इसका सही ऑप्शन जो है वो डी। लेकिन हो सकता है कि पेपर्स में कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करें, तो आपने इसको सॉल्व करके देखना है। फाइन ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। यस पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म ऑन लीव्स एंड ग्रास इन अ स्प्रिंग मॉर्निंग? जी
सुबह के वक्त जो है वो ड्यू ड्रॉप्स क्यों बनते हैं? उसकी रीज़न ये है कि जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं या सर्फेसेस होती हैं स्प्रिंग की मॉर्निंग में, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यानी कि डाउन हो जाता है। तो जैसे ही वाटर वेपर जो हैं, वाटर वेपर्स आके कांटेक्ट करते हैं इनके साथ, यानी कांटेक्ट में आते हैं लीव्स के साथ या फिर प्लांट्स के साथ या उनकी वुड के साथ, तो उससे होता ये है कि उनका टेम्परेचर फॉल डाउन करता है। तो जैसे ही उस गैस पार्टिकल का टेम्परेचर जो है वो फॉल डाउन करता है, तो एक पॉइंट आता है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे जो हमारे पास एयर होती है वो मैक्सिमम वाटर वेपर्स को अकोमोडेट कर चुकी होती है। अगर हम उससे कम टेम्परेचर करते हैं तो एयर अपने जो वाटर वेपर्स हैं उनको लिक्विफाई करके रिलीज कर देती है, और वो इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो आपको लीव्स के ऊपर नज़र आते हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जैसे ही वाटर वेपर्स जो हैं वो कांटेक्ट में आते हैं उन लीव्स के साथ जिनका टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उनका टेम्परेचर ड्यू ड्रॉप से कम हो जाता है। तो ड्यू पॉइंट से जैसे ही कम होता है तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं। तो ये एक किस्म का कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली इसकी रीज़न है। तो ड्यू पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एयर जो है वो मैक्सिमम वाटर वेपर्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर लेती है। अगर हम उससे टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट से कम करते हैं, यानी और टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं, तो वो फिर सारे के सारा लिक्विड जो वाटर वेपर्स हैं उसको लिक्विड बना के क्या कर देती है, अपने अंदर से निकाल देती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। What is the effect of pressure and temperature variation on sublimation and deposition? जी, हमने दोनों प्रोसेस जो है वो पढ़ लिए हैं कि सब्लिमेशन और डेपोजिशन। तो सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपको इस बात का पता है कि सब्लिमेशन, मैं आपको याद करवाने के लिए बता देता हूँ कि सॉलिड टू गैस। ओके, तो सॉलिड टू गैस में हमें क्या करना पड़ता है कि अब सॉलिड से गैस में जाना, तो सॉलिड की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कंपेयर टू गैस। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में हमें टेम्परेचर जो है टेम्परेचर और प्रेशर की बात हो रही है ना, दो क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बताना है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर जो है उसको हमें इंक्रीज़ करना टेम्परेचर जो है उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि जो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं सॉलिड्स की वो ब्रेक डाउन हो जाएं, और जो प्रेशर है उसे हमें डिक्रीज़ करना पड़ता है ताकि जो एक कॉम्पैक्ट सा इफ़ेक्ट उस सॉलिड के ऊपर है उसको कम से कम किया जा सके, ताकि एटम्स के ऊपर इतना प्रेशर ना हो कि वो एक दूसरे से अलहदा ना हो सकें। तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा फिजिबल हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास डेपोजिशन है। डेपोजिशन जो है इसके रिवर्स होता है। डेपोजिशन में क्या होता है हमने पढ़ रखा है। डेपोजिशन में गैस टू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड। अब इसमें भी दो एंटिटीज़ हैं हमारे पास, यही टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब चूंकि हमने गैस को सॉलिड में लेके जाना है तो फ्रीजिंग की तरफ लेके जाना है, तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, कम, और पार्टिकल्स को क्लोज लाना होता है, इसलिए हमें प्रेशर क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि किस तरह से हम सब्लिमेशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं एंड डेपोजिशन को सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस केस में हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और प्रेशर को कम करेंगे, और डेपोजिशन के केस में हम टेम्परेचर को कम करेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ओके, आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो ये इसका छोटा सा आंसर लिखा हुआ है, इसको इस तरह से भी आप जो है वो लिख सकते हैं। इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर या किसी भी सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट डिफरेंट होता है। ट्रिपल पॉइंट कहते हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में को एग्जिस्ट कर रही हो, वो टेम्परेचर उस सब्सटेंस का ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। जैसे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो 273.15 जो है वो केल्विन है। इसी तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके,
Why do vapors form on the handle and cylinder of a fire extinguisher when it is discharged? Okay, तो आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ रेड कलर के सिलेंडर्स जो हैं वो पेट्रोल पंप्स पे या बिल्डिंग पे इवैक्यूएशन गेट्स पे जो हैं वो रखे होते हैं उन्होंने, जिन्हें फायर एक्सटिंग्विशर्स कहा जाता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है जब हम उसको चलाते हैं तो क्वेश्चन ये है कि उसका जो हैंडल है जहाँ से हम उसको पकड़ते हैं वो जो है वो उस पर वेपर्स क्यों बन जाते हैं, वो ठंडा क्यों हो जाता है? उसकी रीज़न ये है कि जब हम उसे अप्लाई करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट होती है उसकी नोज़ल से। तो वो जब नोज़ल से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिसे हम ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, वो जब वहाँ से बाहर निकलती है तो वो सडन एक्सपेंशन होती है। तो सडन एक्सपेंशन से क्या होता है कि टेम्परेचर फॉल डाउन करता है। तो जैसे ही टेम्परेचर फॉल डाउन करता है तो आसपास की जो हवा जिनमें वाटर वेपर्स होते हैं वो आके उस हैंडल के ऊपर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। तो ये रीज़न होती है इसमें जो वाटर वेपर्स आके उस पर कंडेंस हो जाते हैं। सो दिस इज़ ड्यू टू एक्सपेंशन द सडन, अगर मैं मोर अप्रोप्रिएटली बताऊँ आपको तो सडन एक्सपेंशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ओके, तो ये इसका जो है वो आंसर है। और इस सडन एक्सपेंशन जो है उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज़ एडियाबैटिक कूलिंग। सो एडियाबैटिक कूलिंग आप क्या लिख सकते हैं इसको भी। ओके, आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाउ डज स्वेटिंग हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी डाउन ड्यूरिंग एक्सरसाइज? यस जी, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन से भी पेपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है अगर दिए हुए हैं। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स में बेसिकली आपकी जो एबिलिटी चेक की जा रही होती है वो कॉम्प्रीहेंशन की, एनालिसिस की चेक की जा रही होती है। तो उससे रिलेटेड भी ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपने वो भी लाजमी जो है वो तैयार करने हैं। ओके, स्वेटिंग में क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पे जो है वो हमारी बॉडी स्वेट करती है तो जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स हमारी स्किन पे मौजूद होते हैं तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से वो इवेपोरेट होते हैं। तो जब वो इवेपोरेट होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जब एक्सकेप करते हैं तो साथ कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी साथ ले जाते हैं। तो जो पीछे नेट काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करती है। सो नेट काइनेटिक एनर्जी अगर डिक्रीज़ करेगी तो टेम्परेचर भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। इसलिए हमें उस वक्त जो है वो कूलिंग जो है वो महसूस होती है। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डज द प्रेशर इन अ कार टायर चेंज ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव ऑन अ हॉट डे? आप अक्सर सुनते हैं कि मोटरवे पे टायर बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। सो होता ये है कि अगर आपने अपने कार के टायर की हवा जो है वो बिल्कुल फुल रखी हुई है तो उससे होता यह है कि जब आपकी जो गाड़ी है वो लॉन्ग ड्राइव पे जाती है, लॉन्ग ड्राइव पे जब जाती है तो टायर और रोड के दरमियान में फ्रिक्शन होती है। तो वो फ्रिक्शन क्या करती है, वो फ्रिक्शन हीट जनरेट करती है और वो हीट एक्चुअली क्या करती है, जो टायर के अंदर जो एयर होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वजह से एक्सपेंशन जो है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। तो गैस एक्सपैंड करती है। तो इस वजह से अगर कंप्लीट हम रखते हैं तो ये खदशा होता है कि जो टायर है वो बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा 10 to 15 पॉइंट्स अपने टायर में हवा का जो लेवल है उसको कम रखें, ताकि अगर आपने लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। और दूसरा, आजकल नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस जो है वो भी फिल की जाती है टायर्स के अंदर, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो लो रखा जाए, क्योंकि ये एक ठंडी गैस होती है, मतलब कि इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको बेसिकली रीज़न जो है वो फ्रिक्शन है बिटवीन टायर एंड द रोड। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल। यस, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं और सॉल्व भी करते हैं। ओके, कंसीडर अ पीस ऑफ मेटल। हमारे पास कोई एक्स मेटल है, मुझे नहीं पता, और उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको मैंने रखा है हीटर के ऊपर। तो जब मैंने हीटर पे रखा है तो क्या हो रहा है, तो वो फाइनल टेम्परेचर तक पहुंच गई है 400 डिग्री सेल्सियस, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 250 डिग्री सेल्सियस है। तो उसने कहा है कि आपने टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाना है।
तो टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ बनाना है। हमारे पास जो मेटल है उसका जो इनिशियल टेम्परेचर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और मेटल वाई है जिसका लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज़्यादा है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ज़्यादा होने का मतलब है कि उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी मेल्टिंग के लिए। ओके, और वो हमसे ये कह रहा है कि हमने इन दोनों का ग्राफ जो है वो कंपेयर करना है और दोनों का टेम्परेचर जो है वो सेम है। तो इसके लिए जो है वो हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ओके, तो हम ये पहले याद कर लेते हैं कि 100 इनिशियल है, 400 फाइनल एंड 250 जो है वो, अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्लाइड हो यहाँ पे। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें। तो हमने जो है वो ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। सो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। ओके, किस तरह से बनेगा? तो इस तरफ हमारे पास जो है वो हीट है या टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर कहा है इसने। ओके, सो इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है और इस तरफ हमारे पास टाइम है। और इनिशियल टेम्परेचर जो उसने हमें कहा है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, वो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो हो क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, और एक और निशान में लगा लेता हूँ दैट इज़ 250 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज़ 400 डिग्री सेल्सियस। तो पहले ग्राफ में बनाऊंगा मेटल एक्स के लिए। देखें, उसने कहा है कि हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है 100 डिग्री सेल्सियस से 400 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तो अब जब मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 250 पे जाके थोड़ी सी ब्रेक लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि जो मैं हीट दे रहा हूँ वो यहाँ पे इसको मेल्टिंग के लिए यूज़ होगी। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो मेल्टिंग के लिए यूज़ होगी, जो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी और फिर टेम्परेचर जो है वो 400 तक चला जाएगा। सो दिस इज़ अ ग्राफ फॉर, ये हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर मेटल एक्स। ओके, अब दूसरी जो हमारे पास मेटल है दैट इज़, जस्ट अ मिनट। ओके, तो दूसरी जो है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह से, क्योंकि नेचर सेम है दोनों की, तो ये यहाँ तक जाएगी ऐसे बिल्कुल सेम इसके साथ, लेकिन चूंकि उसकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो ज़्यादा है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी मेल्ट होने के लिए। तो इसकी ये वाली फ्लैट कर्व जो है वो एक्स से ज़्यादा होगी एंड देन जो है इसका टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज। सो दिस इज़ फॉर वाई। तो इस तरह से आप इसका ग्राफ जो है वो क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। रीज़न ये है कि ये इसकी जो फ्लैट कर्व है जहाँ पे मेल्टिंग हो रही है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जी, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो थी हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ हीट जो हमें रिक्वायर्ड होती है कि जिसमें हम एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारे पास लिक्विड है उसको वेपर में कन्वर्ट कर सकें एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा, उसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एनी अमाउंट ऑफ मैस था हमारे पास, लेकिन स्पेसिफिक में हम 1 किलोग्राम की बात करेंगे। तो ये एक दोनों के दरमियान जो है वो मेजर डिफरेंस है कि इसमें हम 1 किलोग्राम के लिए बात करें। ओके, सो इसके फार्मूले भी हम लिख लेंगे, तो ये हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर लीनियर एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। जी, ये भी हमने डिटेल से पढ़ लिया है कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। तो उसके बारे में आपने बताना है कि पहले क्या होते हैं, डिस्कस क्वालिटेटिवली द फैक्टर्स अपॉन विच दीज थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड। तो हमने 3 फैक्टर्स को जो था वो स्टडी किया था। नंबर 1 कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एक्सपेंशन बढ़ेगी। नंबर 2 कि अगर हम जो है वो नंबर ऑफ़ एटम्स को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगी। तीसरा नेचर ऑफ़ मटेरियल, कि वो नेचर ऑफ़ मटेरियल पे डिपेंड करे। तो 3 फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे जो कि थर्मल एक्सपेंशन जिन पे डिपेंड करती है। सो ये था आज का लेक्चर और बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव लेक्चर था। तो आई होप सो कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो है वो अपने क्वेश्चन जो हैं वो लाइव पूछ सकते हैं क्लास में। किसी भी किस्म का डाउट है तो आप उसी वक्त जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।